हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहन सर फिजिक्स के अंदर, जहां आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स का एक न्यू लेक्चर वीडियो। और जिस लेक्चर वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ क्या होता है। सपोज करिए कि आपके पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर वाटर फिलअप है और उस टैंक के बॉटम में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और बाहर से हम उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट हमें किस पोजीशन पे दिखाई देगा। फिलहाल जहाँ पे वो रखा हुआ है उसको हम कहेंगे एक्चुअल पोजीशन, यानी कि रियल पोजीशन, और वाटर के सरफेस से जो उसकी डेप्थ है उसको हम कहेंगे रियल डेप्थ। जब हम उसको बाहर से देख रहे होंगे तो क्या हमें वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे ही दिखाई देगा या फिर उस एक्चुअल पोजीशन से कुछ हटके दिखाई देगा। तो हम जानते हैं कि उस एक्चुअल पोजीशन से कुछ हटके ही दिखाई देगा, क्योंकि ये छोटी क्लासेज में भी हम पढ़ते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वाटर में रखा हुआ है तो वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से कुछ ऊपर उठ के दिखाई देता है। तो दैट इज कॉल्ड इट्स एपरेंट पोजीशन। और उस एपरेंट पोजीशन की जो डेप्थ होगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर, दैट इज कॉल्ड एपरेंट डेप्थ। और ये एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ जो है वो हमेशा सरफेस से ही मेजर की जाएंगी, जहाँ पे भी वो रखी हुई है। अब एक्चुअल में जहाँ पे रखी हुई है दैट इज रियल पोजीशन, और सरफेस से उसकी जो डेप्थ होगी दैट इज कॉल्ड रियल डेप्थ। और जहाँ पर वो दिखाई दे रही है उसको हम कहेंगे एपरेंट पोजीशन, और सरफेस से जो डेप्थ होगी उसकी दैट इज कॉल्ड एपरेंट डेप्थ। तो एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ जो है इनका रिलेशनशिप भी हम निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। जैसे कि वाटर के अंदर ऑब्जेक्ट रखा है तो वाटर का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और एयर में से हम उसको ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जानते हो 1 होता है। तो हम वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ जो होगी उनके बीच एक फॉर्मूला यानी कि एक रिलेशनशिप भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको इस यूट्यूब चैनल से रिलेटेड अपडेटेड वीडियोस आसानी से मिल सकें। तो जल्दी से निकालो कॉपी और पेन और हम स्टार्ट करते हैं आपका न्यू लेक्चर वीडियो, जिसमें पढ़ेंगे हम रियल एंड एपरेंट डेप्थ। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि हमारे पास यहाँ पर एक कंटेनर है। दिस इज अ कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर वाटर फिलअप है। दिस इज वाटर और ये कंटेनर है। दिस इज वाटर। यहां पर मैंने वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया दैट इज N2। यहां पर एयर होगी और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया N1। सपोज करिए कि यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है रैंडम। ये तो मैंने मान लिया कि ये पॉइंट ए है और इस पॉइंट ए पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट होगी, क्योंकि भाई सन तो है, अब सन से रे ऑफ लाइट आ रही होंगी और सन से जो रे ऑफ लाइट आ रही होंगी वो इस ऑब्जेक्ट से टकराएंगी, मतलब रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस वो एयर में जाएंगे। और मान लो कि हम खड़े हुए हैं या फिर कोई भी एक पर्सन वहां पर खड़ा हुआ है तो उसकी आइज के अंदर ये जहां से जो रिफ्लेक्ट होंगी रेज ऑफ लाइट वो एंटर करेंगी और ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा। अब रिफ्लेक्ट तो बहुत सारी रेज ऑफ लाइट हो रही होंगी, लेकिन हम यहाँ से 2 ही रे ऑफ लाइट लेंगे, क्योंकि उसी से हमें समझ में आ जाएगा 2 ही रे ऑफ लाइट से। मान लीजिए कि एक रे ऑफ लाइट तो सीधी जैसे गई हो, सीधी बिल्कुल नॉर्मल ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, दिस इज द इंटरफेस, और ये सरफेस है वाटर का, इसको हम क्या कहेंगे, ये इंटरफेस का काम करेगा, क्योंकि इससे जस्ट ऊपर क्या है, एयर है, और इससे जस्ट नीचे क्या है, वाटर है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे कि इस पॉइंट पर स्ट्राइक किया है, मान लो कि ये पॉइंट आपका है बी, तो यहाँ पर ये रे ऑफ लाइट पॉइंट बी पे स्ट्राइक की है और नॉर्मली स्ट्राइक की है, और नॉर्मली ही नॉर्मल भी होता है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा इस रे ऑफ लाइट के लिए, 0। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब ये रे ऑफ लाइट तो सीधी ही ऊपर की तरफ चली जाएगी। एक रे ऑफ लाइट हमने देखा कि ऐसे भी जा रही होगी इस तरीके से, यहां हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज आई। यहां मान लो कोई पर्सन है और दैट इज इट्स आई।
क्योंकि वाटर यहाँ पर डेंसर होगा और एयर क्या होता है, ये तो रेयर मीडियम होती है, और वाटर कैसा होता है, डेंसर मीडियम होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने यहाँ N2 माना हुआ है। अब डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है रे ऑफ लाइट, तो क्या हो जाएगा, द रे ऑफ लाइट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो यहाँ से ये दूर हो जाएगी। अब क्योंकि ह्यूमन आई है तो ह्यूमन आई हमेशा रे ऑफ लाइट को सामने की तरफ से आती हुई फील करती है। अब ये रे ऑफ लाइट जो होगी आई को कैसा दिखाई देगा कि ये रे ऑफ लाइट कहीं यहाँ से आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट, उसको ये नहीं पता कि ये रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होकर के आ रही है, वो तो ये फील करेगी कि ये रे ऑफ लाइट बिल्कुल जस्ट स्ट्रेट आ रही है, सामने से आ रही है। मतलब ह्यूमन आई को ये रे ऑफ लाइट इस पॉइंट से आती हुई फील होगी। अब इस पॉइंट से आती हुई फील होगी, इट मीन्स कि इसी पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज होगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे रखा हुआ है जो कि इसकी रियल पोजीशन है, लेकिन रे ऑफ लाइट जो इसके अंदर एंटर की वो रे ऑफ लाइट तो आई को इस पॉइंट से आती हुई फील होगी। इट मीन्स कि ए पॉइंट पे जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट आई को ए पॉइंट पे नहीं दिखाई देगा, बल्कि मान लीजिए ये पॉइंट सी है तो इस आई को यही ऑब्जेक्ट सी पॉइंट पे दिखाई देगा, जो कि इसका क्या हो जाएगा, एपरेंट पोजीशन हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर जो डेप्थ है वो हमेशा सरफेस से मेजर करनी है, तो ये इसका रियल पोजीशन है, तो मैंने कंसीडर कर लिया सरफेस से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को, दैट इज रियल डेप्थ, और दिस इज एपरेंट पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैंने सरफेस से इस एपरेंट पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट जो है उसकी डिस्टेंस को मैंने कंसीडर कर लिया डी डैश। तो डी क्या है, डी है इसकी रियल डेप्थ, डी डैश क्या है, डी डैश है एपरेंट डेप्थ। अब इनके बीच में जो रिलेशन होता है रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, ये जो यहां पर रिलेशनशिप होता है वो होता है N2 इज डिवाइडेड बाई N1 इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाई D डैश। अब देखिए यहां पर ये जो फॉर्मूला है, ये जो रिलेशनशिप है, इसको याद करने का एक तरीका है। कैसे कि यहां पर जो N2 है, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये हमेशा उस मीडियम का होगा जिसमें से रे ऑफ लाइट जा रही है। फॉर एन एग्जाम्पल यहां पर वाटर लिया था तो रे ऑफ लाइट वाटर में से बाहर एयर में जा रही है, तो यहां पर N2 अब चाहे सिचुएशन न्यूमेरिकल्स में किसी भी तरीके से वो कन्वर्ट करके दे दे, न्यूमेरिकल वाला किसी भी तरीके से दे सकता है, तो हमें हमेशा यही याद रखना है कि इस फॉर्मूले के अंदर यहां जो N2 है, N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें से रे ऑफ लाइट जा रही है, रे ऑफ लाइट जा रही है। ये आप याद रखोगे हमेशा कि N2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें से रे ऑफ लाइट जा रही है। उसी तरीके से N1 भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेकिन ये उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें लाइट जा रही है। अब लाइट यहां पे किस में जा रही थी, एयर में जा रही थी, तो हमेशा ये याद रखना है N1 इस फॉर्मूले के अंदर उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें रे ऑफ लाइट जा रही है, जिसमें जा रही है। N2 क्या है, जिसमें से जा रही है, N1 क्या है, जिसमें जा रही है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसको हम यहां डेराइव करेंगे कि N2 डिवाइड बाई N1 इज इक्वल टू D डिवाइड बाई D डैश कैसे आ जाता है। देखिए यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये पॉइंट B है, ये C है, ये A है, और इस पॉइंट को और आप कंसीडर कर लीजिए ABC हो गया है, तो ये आपने कंसीडर कर लिया D। अब देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो यहां पर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। दूसरा यहां पे BAD, यहां पॉइंट मान लो N, तो BADN ये Z बना, और Z बना तो यहां पे ये जो कॉर्नर है I और यहां पे ये जो कॉर्नर है, ये दोनों कैसे एंगल होंगे, अल्टरनेट एंगल्स, तो ये एंगल भी कैसा हो गया, I हो गया। दूसरा यहां ये जो एंगल बना हुआ है R, और यहां जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, R ही होगा। क्यों, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल कैसे हैं, दीज आर क्रॉसपोंडिंग एंगल्स।
तो ये भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब ध्यान से देखिए कि आपको यहाँ पे सबसे पहले स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। तो आप जानते हो कि स्नेल्स लॉ को किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ यहाँ पे आप अप्लाई करिए पॉइंट डी पे। तो यहाँ पे कैसे होगा, देखो आई एंगल N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर है, तो ये हो जाएगा N2, ये हो जाएगा N2 साइन आई इज इक्वल टू, और R जो है रिफ्रैक्शन का एंगल जो है वो एयर में है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, तो ये हो जाएगा N1 साइन R। ओके, अब देखिए क्योंकि यहाँ पे जो रेज होंगी वो पैराक्सियल होंगी और जो एंगल्स होंगे वो बहुत ही स्मॉल होंगे। तो इफ द एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, देन sin I can be written as I and sin R can be written as R। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो। देखो यदि एंगल बहुत छोटा है तो साइन ऑफ थीटा, मान लो जैसे एंगल थीटा है तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि देखो यदि आप कंसीडर करो कि थीटा की वैल्यू 0 है तो साइन थीटा की वैल्यू भी कितनी होगी? 0। साइन 0 0। इट मीन्स यदि एंगल बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा भी बहुत छोटा ही तो है, 0 होगा। यदि थीटा लार्ज हो जाए तो साइन थीटा लार्ज हो जाएगा, जैसे थीटा 90 हो गया तो साइन 91 और 1 इज लार्जेस्ट वैल्यू। तो यदि बहुत ज़्यादा स्मॉल है एंगल तो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो वैल्यू आएगा, मैग्नीट्यूड निकल करके आएगा, वो भी बहुत स्मॉल ही आएगा। फॉर एन एग्जांपल यदि थीटा की वैल्यू 0 है तो साइन थीटा 0 ही होता है, साइन 0 0। तो यहां हमने पुट करो, आप पुट इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन 1। तो क्या हो गया? N2 I इज इक्वल टू N1 R। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आप करिए, अब चूंकि साइन थीटा 0 है, यदि थीटा 0 है मतलब कि साइन आई कैन बी रिटन एज आई, क्योंकि आई एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल। उसी तरीके से क्योंकि भाई देखो यहाँ पर यदि मैं टेन थीटा की बात करूँ तो टेन थीटा में क्या होता है? साइन थीटा ऊपर ही तो होता है। तो जब थीटा स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल, तो टेन थीटा भी तो वेरी स्मॉल ही होगा, टेन थीटा भी वेरी स्मॉल ही होगा। इट मीन जो कंडीशन ये साइन के लिए होता है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए होता है, वही सेम कंडीशन टेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी होती है। तो यहां पर जो आई लिखा हुआ है, आई, दैट कैन बी रिटन एज टेन आई एंड आर कैन बी रिटन एज टेन आर। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 4। आफ्टर दैट 4 को आप पुट करिए थर्ड में, पुट 4 इन थर्ड। ओके, दिखाई दे रहा है? तो पुट करिए 4 को थर्ड में, तब आपने पुट किया 4 को थर्ड में तो ये हुआ N2 आई की प्लेस पे हो गया, दैट इज 10 आई एंड दिस इज N1 10 R, इक्वेशन नंबर 5। ओके, आफ्टर दैट 10 आई की वैल्यू पुट करो और 10 R की वैल्यू पुट करो। तो 10 आई आप यहां से देखो, यहां पे ट्राइंगल दिख रहा है आपको BAD। यहां पे ये एंगल तो आपका 90 डिग्री का ही है, नॉर्मल है, 90 डिग्री का है। तो BAD में यदि आप 10 आई निकालोगे तो भाई देखो 10 आई कैसे निकालोगे? 10 आई का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो BAD में है एंगल आई, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा BD और परपेंडिकुलर ओवर बेस, और बेस होगा यहाँ पे BA, क्योंकि BA पे ही एंगल आई है और 90 डिग्री का एंगल है। तो N2 मल्टीप्लाई बाई 10 आई, और 10 आई की वैल्यू हो गई यहाँ से परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि परपेंडिकुलर हो गया BD एंड बेस हो गया यहाँ पे BA इज इक्वल टू N1 10R
10 R के लिए कौन सा ट्राइंगल यूज करोगे? BCD, क्योंकि उसी में है एंगल R। तो BCD। यहाँ पे भी आपका BD जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि उसी पे है 90 डिग्री का एंगल, और BC पे R एंगल है और 90 डिग्री का एंगल है, तो BC क्या हो जाएगा? आपका बेस हो जाएगा। तो N1 BD डिवाइड बाई BC, BD से BD कैंसिल हो जाएगा, दिखाई दे रहा है? ओके। अब देखिए BA क्या है, तो BA तो D है, तो N2 डिवाइड बाई D इज इक्वल टू N1 डिवाइड बाई BC, और BC क्या है? वो D डैश है। तो यहाँ से N2 के नीचे लेकर के आ जाओ N1 को, और D को ले जाओ D डैश के ऊपर, तो आपका रिलेशन आ गया। क्या आ गया? N2 डिवाइड बाई N1 इज इक्वल टू D डिवाइड बाई D डैश। यही क्या था? रिक्वायर्ड रिलेशन। तो यहाँ पर आप इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी कर सकते हो। अब न्यूमेरिकल किस तरीके से करोगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करिए, फिर हम एक बेहतरीन न्यूमेरिकल इसके ऊपर करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल कैसे करोगे, यदि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो न्यूमेरिकल करने में आपको ज़्यादा परेशानी होगी नहीं। देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं एक। हमारे पास देखिए सिचुएशन है, और सिचुएशन किस तरीके से है, देखिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ वाटर है, इसके अंदर वाटर फिलअप है। मान लीजिए कि ये तालाब है, और इससे ऊपर क्या होगा? एयर, और ये तालाब है तो इसमें क्या होगा? वाटर। ओके। मान लीजिए कि यहाँ पे ना कोई एक फिश तैर रही है। अब ये फिश तैर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के मन में आ रहा हो कि भाई ये फिश ले ले हम और इसको खा ले, नहीं, खाना नहीं है। तो ये फिश है, ये इस वाटर के अंदर तैर रही है, और ऊपर एक बर्ड है। अब ये मत देखना कि सर ने बर्ड कैसे बनाया है, जैसा भी बना है वो ठीक बना है। तो ऊपर बर्ड फ्लाई कर रहा है, और यहाँ पे फिश तैर रही है उस वाटर के अंदर, और जो इस सरफेस से इस फिश की जो डिस्टेंस है दैट इज 24 सेंटीमीटर, और इस बर्ड की इस सरफेस से जो डिस्टेंस है दैट इज 36 सेंटीमीटर, एंड यू हैव टू फाइंड apparent depth, find apparent depth of fish, find the apparent depth of fish as seen by bird, मीन्स कि ये जब बर्ड देखेगा, बर्ड किसको देख रहा है? फिश को देख रहा है, बर्ड फिश को देखेगा। अब बर्ड फिश को देख रहा है, तो बताइए कि बर्ड को फिश कहाँ दिखाई देगा? दैट इज द एपरेंट डेप्थ, क्योंकि भाई यहाँ वाटर है, यहाँ पे क्या है? एयर है। तो इसी तरीके से रिफ्रैक्शन तो हो ही रहा होगा, और बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्शन ये जो बर्ड है, बर्ड को फिश अपनी एक्चुअल पोजीशन पे दिखाई नहीं देगी। भाई एक्चुअल पोजीशन क्या है? ये सरफेस से 24 सेंटीमीटर नीचे है, तो सरफेस से तो 24 सेंटीमीटर नीचे दिखनी नहीं है इसको, क्योंकि ये तो वाटर है और बर्ड किस में है? एयर में है। क्योंकि दोनों भाई जिसको देखा जा रहा है वो वाटर में है, मतलब एक अलग मीडियम में है, और जो देख रहा है वो किसी दूसरे मीडियम में है, तो यहाँ पर एक्चुअल पोजीशन पर दिखाई नहीं देगा, एपरेंट पोजीशन पे दिखाई देगा। इट मीन्स पहले तो एपरेंट डेप्थ निकालनी पड़ेगी। तो मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं, ऑप्शंस आर 54 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन इज 48 सेंटीमीटर, एंड थर्ड ऑप्शन इज 18 सेंटीमीटर, एंड ऑप्शन 4 इज 32 सेंटीमीटर। जल्दी से ट्राई करिए, जल्दी से ट्राई करिए और बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है। करिए जल्दी से ट्राई। ओके, तो इसका आंसर आएगा, इसका करेक्ट आंसर है जिसने भी किया है दैट इज 54 सेंटीमीटर। जल्दी से चेक करिए कैसे आया, जिसका गलत है और जिसका सही है उसके लिए वेरी गुड। इसका मतलब उसको कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। देखिए भाई, जो एपरेंट डेप्थ या रियल डेप्थ होती है उसको कहाँ से मेजर करते हैं? उसको सरफेस से मेजर करते हैं। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3,
और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है। हमारे पास रिलेशनशिप क्या है, हमारे पास रिलेशनशिप है n2 डिवाइड बाई n1 इज इक्वल टू d डिवाइड बाई d डैश। ओके, अब यहां पर d और d डैश हमेशा सरफेस से मेजर की जाएंगी। n2 क्या होगा, जिस में से रे ऑफ लाइट जाएगी। अब देखो बर्ड फिश को देख रहा है, तो बर्ड से टकरा करके रे ऑफ लाइट ऊपर की तरफ ऐसी तो जाएगी, बर्ड के पास, बर्ड की आईज के अंदर एंटर करेगी, तो इसका मतलब वाटर से एयर में जा रही है रे ऑफ लाइट। तो वाटर से एयर में जा रही है तो n2 वाटर हो गया, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, और n1 एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। भाई n2 क्या है, जिसमें से रे ऑफ लाइट जाती है, किस में से जा रही है, वाटर में से जा रही है। तो n2 तो हो गया 4/3 डिवाइड बाई n1 हो गया 1, और d रियल पोजीशन, रियल डेप्थ, और रियल डेप्थ भाई सरफेस से मेजर करोगे, और रियल डेप्थ तो अभी इसकी 24 है, डिवाइड बाई d डैश वो निकालना है पहले तो यहाँ से देखो 4 से 24 6 बार हो गया, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो d डैश हो गया 18 सेंटीमीटर। तो अपेरेंट पोजीशन तो आ गई, अपेरेंट डेप्थ आ गई इसकी 18 सेंटीमीटर। लेकिन ये अपेरेंट डेप्थ तो सरफेस से आई है ना, लेकिन उसने क्या पूछा है कि फाइंड अपेरेंट डेप्थ ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड। बर्ड देख रहा है, बर्ड, लेकिन ये 18 सेंटीमीटर कहां से है, ये तो केवल इस सरफेस से है, इस सरफेस से है 18 सेंटीमीटर, इस सरफेस से ऊपर है 36 सेंटीमीटर बर्ड। तो बर्ड को ये कितनी दूरी पे दिखाई देगी भाई, 36 तो ये है ही, और सरफेस से 18 सेंटीमीटर नीचे। तो टोटल अपेरेंट डेप्थ कितना हो गया, टोटल अपेरेंट डेप्थ कितना हो गया बर्ड के लिए फिश का, 18 तो सरफेस से है ही, और 36 सेंटीमीटर बर्ड ऊपर है सरफेस से, तो 18 प्लस 36 दैट इज 54 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन किया है। यदि जिसका आंसर आ रहा था 18 सेंटीमीटर, किसी ने लगाया होगा 18 सेंटीमीटर, तो वो बिल्कुल गलत है। दैट इज 54 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 1। तो यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है RSP रोहन सर फिजिक्स। इस चैप्टर के PDF नोट्स मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर मैंने ऑलरेडी अपलोडेड कर दिए हैं। थैंक यू वेरी मच, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ।